पिछली क्लास में हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को काफ़ी डिटेल में देखा था कि किस तरह से इसको हम क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलने से पहले ज़रा सा रिकैप कर लेते हैं पिछली क्लास का। पिछली मरतबा मेनली हमने तीन चीज़ें देखी थी। एक उनमें से था ग्रेडियंट डिसेंट फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, दूसरा था मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए किस तरह से हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, और तीसरा था ओवरफिटिंग एंड रेगुलराइजेशन इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ग्रेडियंट डिसेंट को देखते हुए हमने ये देखा था कि व्हाट इज़ द रूल फॉर ऑपरेटिंग थीटा जे इन ईच इटरेशन ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। उसमें इसके साथ ही हमने ये भी देखा था कि ये जो डेरिवेटिव टर्म है जिसको मैंने भी एक बॉक्स के अंदर डाला है, उसमें हम बिल्कुल हाई लेवल से काफ़ी डिटेल लेवल पर नीचे वाले बॉक्स में हम आ गए। हम किस तरह से इस स्टेप से, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थीटा जे ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा जे लिखा हुआ है, हम किस तरह से इस टर्म से इस समेशन वाली टर्म की तरफ आए, ये पूरी हमने डिटेल में डेरिवेशन की थी। तीसरी चीज़ जो हमने देखी थी वो ये थी कि ये जो डेरिवेशन हुई है इसके बाद ये रूल जो थीटा जे को अपडेट करने का रूल है, ये रूल बिल्कुल आइडेंटिकल लग रहा है जैसा कि हमने लीनियर रिग्रेशन में इस्तेमाल किया था थीटा अपडेट करने का रूल। तो हमने देखा ये था कि ये सिर्फ देखने में ही लग रहा है, दरअसल ये दो मुख्तलिफ रूल्स हैं, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। फिर हमने देखा था कि अगर हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हों तो क्या हम अभी भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं टू परफॉर्म क्लासिफिकेशन। मल्टीपल क्लासेस यानी दो से ज़्यादा क्लासेस हों तो उसमें हमें पता ये चला था कि हम क्या करेंगे, हम एक क्लास को बाकी क्लासेस के साथ एक क्लास को बाकी क्लासेस से डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करेंगे। यानी हम डिसीजन बाउंड्री इस तरह के लगाएंगे कि जी एक क्लास एक तरफ है और बाकी तमाम क्लासेस दूसरी तरफ हैं, उनको हम सपोज नेगेटिव क्लास लेबल कर देंगे। हम किसी तरह से अपने डेटा को समझ लें कि सुपरफिशली चेंज कर रहे हैं। तो इसमें हमें पता ही चला था कि हम मल्टीपल हाइपोथेसिस बनाएंगे। यहाँ पर जो आई है ये इंडेक्स बता रहा है कि जी कौन सी क्लास के लिए ये वाला पर्टिकुलर हाइपोथेसिस बना हुआ है। हर हाइपोथेसिस ये बताएगा कि जी इस पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी एक गिवन इंस्टेंस इस क्लास से बिलोंग करता है या नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी इस क्लास से बिलोंग करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस बताएगा। तो जितने हमारी क्लासेस होंगी उतने हमारे हाइपोथेसिस जनरेट हुए होंगे और तमाम हाइपोथेसिस अपनी अपनी प्रोबेबिलिटीज देंगे। हम उसमें से क्या उठाएंगे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हाइपोथेसिस की। तीसरी चीज़ हमने ओवरफिटिंग एंड रेगुलराइजेशन इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखी थी। इसमें हमने कॉन्सेप्ट्स देखे थे ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग के और रेगुलराइजेशन के। ये कॉन्सेप्ट्स हम इससे पहले 11 मार्च के लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं फॉर लीनियर रिग्रेशन। सो उसकी बेस पर डिस्कशन जो थी इसके अंदर हमें लग रहा था काफ़ी आसान होगी क्योंकि हम पहले से ही कुछ चीज़ें इसमें से देख चुके हैं। ओवरफिटिंग की हमने जब बात की थी तो हमें पता ही चला था कि जब कोई मॉडल या कोई हाइपोथेसिस ट्रेनिंग सेट को बहुत अच्छी तरह फिट कर ले, बहुत अच्छी तरह फिट कर ले, इतना अच्छी तरह फिट कर ले कि समझ लें ट्रेनिंग एरर तकरीबन ज़ीरो है, लेकिन जब नई एग्जांपल्स आए तो ये बहुत बुरी परफॉर्मेंस शो करे हाइपोथेसिस, तो हम कहेंगे कि ये ओवरफिटिंग का केस है। फिर हमने देखा था कि अगर मतलब 11 मार्च के लेक्चर की बात करूं उसमें हमने देखा था कि अगर हमने एक एक्सट्रीमली सिंपल मॉडल फिट कर लिया है, हालांकि उससे ज़रा सा कॉम्प्लेक्स मॉडल इस्तेमाल होना चाहिए था टू डिसाइड टू गेट द डिसीजन बाउंड्री, तो इस केस को हम एक्सट्रीमली सिंपल मॉडल के यूजेज के केस को हम कह रहे हैं कि ये अंडर फिटिंग है। तो ये अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग के कॉन्सेप्ट हमने पिछली मरतबा रिवाइज भी किए थे एक एग्जाम्पल के साथ। ज़्यादा डिटेल में हमने पहले 11 मार्च को देख लिए हुए थे। उसी के साथ ही हमें दो कॉन्सेप्ट्स और थे जो हमने देखे थे। वो थे एक तो वेरिएंस का कॉन्सेप्ट, यानी जब किसी वक्त ओवरफिट हो रहा हो तो क्या ये वेरिएंस भी कहलाती है या नहीं कहलाती, और अगर अंडरफिट हो रहा हो तो क्या ये बायस का केस है या नहीं। ये भी हमारे दो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे। फिर हमने देखा था कि ओवरफिटिंग को ओवरकम करने के लिए हम रेगुलराइजेशन कर सकते हैं। उसमें होगा क्या, we should we'll actually reduce the magnitude
ऑफ पैरामीटर्स, ऐसे पैरामीटर्स जिनको मतलब जिनका मैग्नीट्यूड रिड्यूस होना चाहिए, वो एक रेगुलराइजेशन टर्म के ज़रिए रिड्यूस हो जाएगा। तो इसमें हमने देखा था कि हम अपने कॉस्ट फंक्शन के अंदर ये रेगुलराइजेशन टर्म ऐड कर लेते हैं। ये एग्जैक्टली वही टर्म है जो हमने लीनियर रिग्रेशन के वक्त देखी थी वंस अगेन 11 मार्च के लेक्चर के अंदर। और फिर एक और टर्म थी जो थीटा अपडेट करते हुए हमने कहा था उसमें आ जाएगी, जरी बात है कॉस्ट फंक्शन में टर्म आई है तो डेरिवेटिव वाली टर्म भी तो आनी चाहिए, वही अगली टर्म थी। तो ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, एक कॉस्ट फंक्शन के अंदर ऐड हो रही है और दूसरी हमारी थीटा अपडेट करने के रूल के अंदर ऐड हो रही है। इवेंचुअली हमारा जो थीटा अपडेट करने का रूल था वो कुछ इस किस्म का लग रहा था। ये रूल भी एग्जैक्टली वही रूल है, इसकी शक्ल वही है जो हमने ली। जब कोई लर्निंग एल्गोरिथम बन जाता है या हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम चाह रहे होते हैं ये इवेल्युएट करना कि इसने जो हाइपोथेसिस हमें दिया वो कितना अच्छा है कितना बुरा है। ये इम्प्लीमेंटेशन करते हुए हम जिन एग्जांपल्स को इस्तेमाल करते हैं उनको हम आमतौर पर ट्रेनिंग एग्जांपल्स कहते हैं। और जब हमें चेक करना हो कि ये एल्गोरिथम कितना अच्छा है कितना बुरा है तो वो हम आमतौर पर टेस्ट एग्जांपल्स पर चेक करते हैं। हमने लीनियर रिग्रेशन में भी बिल्कुल ऐसे ही किया था कि हमने कहा था कि ट्रेनिंग एग्जांपल्स को इस्तेमाल करते हुए हम किसी एल्गोरिथम को ट्रेन कर लेंगे और जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सा हाइपोथेसिस हमारे डेटा को सही फिट कर रहा है। और इसके बाद हम एक अनसीन सेट ऑफ एग्जांपल्स के ऊपर चलाकर देखेंगे कि एल्गोरिथम सही काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा, हमने लर्निंग सही की है या नहीं की, ये कहना चाहिए। हमारा हाइपोथेसिस सही इस डेटा को फिट करता है या नहीं करता, हम ये डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में हम किस तरह से अपने हाइपोथेसिस को इवैल्यूएट करें, आइए देखते हैं। बिल्कुल लीनियर रिग्रेशन की तरह यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें पहले ट्रेनिंग करनी है। इसका मतलब है कि हम पहले क्या करेंगे, वी विल लर्न पैरामीटर थीटा फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा। वो लर्न करने के बाद हमारा अगला काम होना चाहिए टेस्ट एरर कंप्यूट करना। अब टेस्ट एरर कंप्यूट करते हुए हम एक सबसेट ऑफ एग्जांपल्स लेंगे, हम तमाम एग्जांपल्स के ऊपर टेस्ट एरर कंप्यूट नहीं कर रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ट्रेनिंग एरर कंप्यूट करते हुए हम एक सबसेट ऑफ एग्जांपल्स लेते हैं, हम तमाम के तमाम एग्जांपल्स पर ट्रेनिंग एरर कंप्यूट नहीं कर रहे होते। हमने मिसाल के तौर पर 70% अगर ट्रेनिंग डेटा कहा हुआ है तो हम 70% एग्जांपल्स को इस्तेमाल करते हैं अपने इस कॉस्ट फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आई खास, हमने सिर्फ सबस्क्रिप्ट टेस्ट इस्तेमाल कर लिया है, यानी जो टेस्ट एग्जांपल्स का साइज है वो उतनी दफ़ा ये वाली आइट्रेशन हमारी चल रही होगी, ये समेशन हमारी चल रही होगी। और एग्जांपल्स भी हम जो इस्तेमाल कर रहे होंगे वो टेस्ट एग्जांपल्स ही होंगी। तो ये हमारा भाई कॉस्ट फंक्शन है जो हम देख के आए हैं। इसमें सिर्फ हुआ क्या है कि m को हमने m टेस्ट से रिप्लेस कर दिया है, y को y टेस्ट से, x को x टेस्ट से, और कुछ नहीं हो, और j को j टेस्ट से। एक ऑल्टरनेट भी मौजूद है इसका क्लासिफिकेशन के केस में, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम है, तो वहाँ पर हम मिस क्लासिफिकेशन रेट भी निकाल सकते हैं। ये जो हमारा मिस क्लासिफिकेशन रेट होता है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसको निकालने का तरीका अभी हम देखते हैं क्या है। इसका मतलब क्या होता है मिस क्लासिफिकेशन रेट का। वैसे यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है इट इज 0-1 क्लासिफिकेशन रेट, जिसका मतलब है कि हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंस को या पर्टिकुलर एग्जांपल्स को या तो हम सही क्लासिफाई करेंगे या गलत क्लासिफाई करेंगे। ये हमारा 0-1 मिस क्लासिफिकेशन एरर कहलाता है। ये एरर यहाँ पर लिखा गया नीचे कि एरर ऑफ आउटपुटिंग h of x, एरर टू आउटपुट h of x गिवन y, ये इस एरर की वैल्यू 1 होगी अगर हमने मिस क्लासीफाई किया एज पॉजिटिव, यानी
हमारे हाइपोथेसिस की वैल्यू 0.5 या उससे अबव आई थी, यानी ओरिजिनल और वाई की वैल्यू 0 थी। इसका मतलब है ओरिजिनली जो एक्चुअल लेवल था वो 0 था, एक्चुअल लेवल ऑफ वाई वो 0, और हमने क्या किया, हमने प्रिडिक्ट उसको, मैं वाई डैश से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, और प्रिडिक्ट हमने 1 कर दिया। तो ये केस हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। और इसको हम कहेंगे मिस क्लासिफिकेशन है, इसलिए हमने एरर 1 कर दिया। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि एच ऑफ एक्स इज लेस देन 0.5 व्हेन वाई वाज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पर हमें ये लग रहा है कि वाई वाज एक्चुअली इक्वल टू 1, जबकि हमने प्रेडिक्ट कर दिया वाई डैश इक्वल टू 0। तो ये भी हमने मिस क्लासीफाई किया, हमने गलत क्लासिफिकेशन की है। तो ये दूसरा इफ है, इसके बाद हम इस पॉइंट को डिस्कस करें जहाँ पर y इज इक्वल टू 1 था ओरिजिनली, लेकिन हमने प्रेडिक्ट गलत कर दिया एज 0। तो इन दोनों केसेस में हमने मिस क्लासिफिकेशन की, तो हम चाहेंगे हमारा एरर जो है वो 1 के तौर पर नज़र आए, 0 नज़र ना आ रहा हो। 0 कब होगा एरर? जब इन दोनों में से कोई केस नहीं है, यानी इन दोनों में से जो कोई केस नहीं है उससे क्या मुराद है? उससे मुराद है कि जब y 0 था तो y डैश भी 0 था, यानी प्रेडिक्टेड वैल्यू भी 0 थी। और जब y 1 था, इन अदर टर्म्स, और y डैश भी हमारा उस केस में 1 था। y डैश भी 1 था और y भी 1 था। इस केस को हम कहेंगे कि हमने करेक्ट प्रेडिक्शन की है, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं होना चाहिए, लिहाजा एरर नहीं है। तो ये हमारा एरर की टर्म हमने डिफाइन कर ली। तो हमारा टोटल टेस्ट एरर क्या होगा? हमारा टोटल टेस्ट एरर ये है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम समेशन कर रहे हैं ओवर द नंबर ऑफ एग्जांपल्स, जितनी एग्जांपल हैं फॉर ईच एग्जांपल हम चेक कर रहे हैं कि एरर क्या आया। अगर किसी केस में कोई एग्जांपल मिसक्लासीफाई हुई है तो यहाँ पे टर्म 1 आ जाएगी, अगर मिसक्लासीफाई नहीं हुई तो टर्म 0 आ जाएगी। तो अगर 10 में से 7 मरतबा हमने सही क्लासीफाई किया है तो ये टर्म 0 आ रही होगी 7 मरतबा, ये एरर वाली टर्म, और 3 मरतबा ये एरर वाली टर्म 1 आ रही होगी। तो हमारा इस तरह से टेस्ट एरर ओवरऑल निकल जाएगा। मसलन अगर हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है y एक्चुअल की वैल्यूज़ गिवन है और y प्रेडिक्टेड की वैल्यूज़ गिवन है, y एक्चुअल की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें नज़र आ रहा है कि मैं कॉलम वाइज अगर रीड करूँ वो है 1 1 1 0, और रो वाइज अगर मैं रीड करूँ y एक्चुअल की वैल्यू 1 1 1 0, और अगर मैं y प्रेडिक्टेड की वैल्यू यहाँ पे रीड करूँ तो वो है 1 1 0 0। अब देखते हैं कि हमारी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। पहले ही में y एक्चुअल इज़ 1, यानी हाइपोथेसिस सॉरी यानी y टेस्ट जो इस केस में ये 1 है, और y प्रेडिक्टेड इज़ 1, यानी हाइपोथेसिस ने भी 1 कह दिया। तो यहाँ पर हमारी ये टर्म 0 आएगी। व्हेन i इज इक्वल टू 1 तो हमारा 0 ऐड हुआ एज एरर के तौर पर। व्हेन i इज इक्वल टू 2 तो y एक्चुअल और y प्रेडिक्टेड आर अगेन सेम, तो यहाँ पर भी हमारा 0 ऐड हो रहा होगा। i इज इक्वल टू 3 के केस में y एक्चुअल इज 1, यानी y टेस्ट इज 1 और प्रेडिक्टेड इज 0। यहाँ पर हमारा हाइपोथेसिस 0 कह रहा है, यानी हाइपोथेसिस की वैल्यू 0.5 से नीचे आई है, जबकि एक्चुअल वैल्यू 1 थी y की। तो इसको अगर हम देखें तो ये तो हमारा एरर 1 आएगा। इधर मैं ब्लू कलर से हाईलाइट किया इस केस को, तो ये 1 आ गया। और आखिरी केस में वंस अगेन एक्चुअल वो 0 एंड प्रेडिक्टेड वो 0, जैसे यहाँ से नजर आ रहा है, तो हमारा एरर 0 होगा। तो ये हमारी जो टर्म बनी ये बन गई इवेंचुअली। टोटल एग्जांपल्स कितनी है हमारी टेस्टिंग डेटा के अंदर? टोटल 4 एग्जांपल्स हैं, और हमारे एरर की वैल्यू क्या आई है? 1। 3 दफ़ा 0 आएगा, 1 है तो एरर की वैल्यू 1 नहीं है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 25% एरर है हमारा, एक्चुअली 25% एरर है हमारा। 1/4 is 0.25 and which is 25%।
तो इस तरह से हम ये एरर, टेस्ट एरर निकाल सकते हैं, और ये टेस्ट एरर निकाल के हम किसी भी डेटा के ऊपर हम अपने हाइपोथेसिस को चेक कर सकते हैं कि ये। अब कुछ आगे चलते हैं। अभी तक हमने देखा ये है कि लर्निंग एल्गोरिथम्स इस्तेमाल करके हम किसी वेरिएबल की वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं गिवन उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज हमें पता हो, और बिल्कुल ऐसे ही हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, उसकी क्लास डिटरमिन कर सकते हैं किसी डिपेंडेंट वेरिएबल की, गिवन के उसकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज हमें पता हो। और ये काम हम किस तरह से कर रहे हैं, ये हम किसी न किसी लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू कर रहे हैं। तो हमने अभी तक लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन को देखा है, जो हमारी एस्टिमेशन का प्रॉब्लम, वैल्यू एस्टिमेशन का प्रॉब्लम या क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इन एल्गोरिथम्स को या कोई भी लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं, उनके बारे में ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं कि उनको अगर मैं ये चेक करना हो, हमें ये डिटरमिन करना हो कि क्या वो एल्गोरिथम सही काम कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमारे एल्गोरिथम की आइटरेशन सही चल रही हैं नहीं चल रही हैं, तो या क्या ये एल्गोरिथम कन्वर्जेंस की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा, तो उसके लिए हमें कुछ टूल्स पता होना चाहिए, कुछ तरीके पता होना चाहिए। उनमें से एक लर्निंग कर्व्स है। इसके ऊपर हल्की डिस्कशन शायद हम पहले कर चुके होंगे, इससे मिलती जुलती चीज़ों की कुछ डिस्कशन हम आज कर लेते हैं। कुछ लेक्चर्स पहले हमने देखा था कि हम अपने डेटा को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हिस्से को हम कहते हैं ये ट्रेनिंग डेटा है, ये ट्रेनिंग सेट है। दूसरे हिस्से को हम कहते हैं ये क्रॉस वैलिडेशन सेट है, और तीसरे हिस्से को हम कहते हैं ये टेस्ट सेट है। इन तीनों सेट्स के लिए हम अपना एरर भी अलग अलग डिटरमिन कर रहे थे, अलग अलग एस्टिमेट कर रहे थे। ट्रेनिंग एरर निकालते हुए हम वो एग्जांपल्स लेंगे जो कि ट्रेनिंग सेट के पार्ट हैं, क्रॉस वैलिडेशन निकालते उसका एरर निकालते हुए हम वो एग्जांपल्स लेंगे कैलकुलेशंस में जो क्रॉस वैलिडेशन वाले सेट का पार्ट है, और टेस्ट एरर निकालते हुए हम उन एग्जांपल्स को कंसिडर करेंगे जो टेस्ट एरर का पार्ट है। अब हम देखना ही चाह रहे हैं कि हमारे ये जो ट्रेनिंग एरर है और क्रॉस वैलिडेशन एरर है, या अप्रॉक्सीमेटली ऐसी ही शक्ल हमारे टेस्ट एरर की भी होगी, ये किस तरह के नज़र आते हैं अगर हम इनको प्लॉट करें विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ द ट्रेनिंग सेट। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमें जो 6 छोटे ग्राफ्स नज़र आ रहे हैं, राइट साइड पर, इनमें से हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम एक क्वाड्रेटिक फंक्शन फिट करना चाह रहे हैं इस डेटा के ऊपर, और हम एक एक करके अपने ट्रेनिंग सेट को, उसका साइज इंक्रीज कर रहे हैं। पहले पॉइंट पर यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ट्रेनिंग एग्जांपल है, इधर मेरे पास 2 ट्रेनिंग एग्जांपल्स आ गई हैं, आगे मेरे पास 3 ट्रेनिंग एग्जांपल्स हो गई हैं, उसके बाद 4 ट्रेनिंग एग्जांपल्स हो गई हैं, फिर 5 ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं, और उसके बाद 6 ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं। इसमें हम एक एक करके अपनी ट्रेनिंग एग्जांपल्स का नंबर बढ़ा रहे हैं। अब देखते हैं कि डेटा फिट होते हुए कैसा होगा। सपोज हम, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक फंक्शन इस पर फिट करने की कोशिश कर रहे थे, उसने एक डेटा पॉइंट के साथ, तो बड़ा आसान है इसको फिट करना। 2 डेटा पॉइंट्स हुए तो शायद कुछ इस किस्म का फिट हो जाए, 2 डेटा पॉइंट्स हैं तब इतना कोई मुश्किल काम तो नहीं है फिट करना। 3 के लिए भी लग रहा है कि फिट हो रहा है, लेकिन दरमियान वाली एग्जांपल को अगर आप देखें तो दरमियान वाली एग्जांपल इस वक्त इतनी अच्छी, वो लग रहा है कि ज़रा सा फिट करना मुश्किल हो रहा है हमारे इस फंक्शन को। चौथे केस में अगर हम देखें तो उसमें एग्जांपल भी ज़रा सा फिट करनी मुश्किल हो रही है, और इस एग्जांपल को भी हम कह रहे हैं कि ये मुकम्मल सही तरीके से फिट नहीं कर पा रहा क्वाड्रेटिक फंक्शन। इधर भी हमें कुछ और एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं जो कि शायद बाहर जा रही हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हो क्या रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हमारी जैसे 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 हमारे ट्रेनिंग सेट का साइज इंक्रीज कर रहा है, हमारा ट्रेनिंग एरर पहले से बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो वो कुछ इस किस्म का ड्रॉ होता लग रहा है हमें कि शुरू में हमारा ट्रेनिंग एरर बहुत कम था, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम इनके साइज इंक्रीज कर रहे हैं हमारा ट्रेनिंग सेट का, वैसे वैसे हमारा जे ट्रेन भी बढ़ता जा रहा है।
अब ऐसे ही अगर हम देखें तो हम अपना जब हम अपना क्रॉस वैलिडेशन एरर प्लॉट करेंगे तो हम देखेंगे कि शुरू में जब ट्रेनिंग एग्जांपल्स का सेट बहुत छोटा है, यानी नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स वेरी स्मॉल, तो इस केस में मॉडल ने बड़ा अच्छा फिट किया होगा उन छोटी लेसर नंबर ऑफ एग्जांपल्स को। तो इसका मतलब दूसरे अल्फाज में ये है कि मॉडल में जनरलाइज करने की कैपेबिलिटी कम होगी। जब जनरलाइज करने की कैपेबिलिटी कम होगी तो हमारा क्रॉस वैलिडेशन याद रखें ये अनसीन डेटा था, हमारा क्रॉस वैलिडेशन एरर ज़रा ज़्यादा होगा, कहीं यहाँ कहीं खड़ा होगा, हायर साइड पर होगा। और जैसे जैसे हमारा मॉडल उसमें ट्रेनिंग एग्जांपल्स ज़्यादा होती जा रही हैं, हमारा मॉडल इतना उसको फिट करने में मुश्किल पेश आ रही है, तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा मॉडल जनरलाइज करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो जैसे जैसे हमारा एम इंक्रीज़ कर रहा है वैसे ही हमारे क्रॉस वैलिडेशन एरर के अंदर हमें रिडक्शन नज़र आएगी। तो अगर हम इसको प्लॉट करें तो कुछ इस किस्म की चीज़ लगेगी हमारा क्रॉस वैलिडेशन एरर। तो इस तरह की जो कर्व्स हैं, क्रॉस वैलिडेशन एरर या ट्रेनिंग एरर या क्रॉस वैलिडेशन के साथ साथ टेस्ट एरर वगैरह भी, ये प्लॉट कर लेने से हमें काफ़ी फ़ायदे होते हैं। यानी हम ये देख सकते हैं कि हमारा एल्गोरिथम सही सिमत में जा भी रहा है कि नहीं जा रहा, अगर हम साथ साथ क्रॉस वैलिडेशन और ट्रेनिंग एरर प्लॉट करते रहे तो हम ये देख सकते हैं कि इस एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज़ की जा सकती है। यकीनन हम चाहेंगे कि क्रॉस वैलिडेशन एरर भी डिक्रीज हो और ट्रेनिंग एरर भी एक ख़ास पैटर्न फॉलो कर रहा हो। हम ये भी देख सकते हैं कि ये डायग्नोज कर सकते हैं कि हमारा एल्गोरिथम बायस या वेरिएंस से सफ़र तो नहीं कर रहा। याद रखें बायस क्या था, बायस था कि हमने बहुत ही सिंपलिस्टिक सा मॉडल इस्तेमाल किया था टू फिट द डेटा। इस केस में हमें काफ़ी हाई क्रॉस वैलिडेशन एरर नज़र आएगा। और दूसरा दूसरा जो सिनेरियो था हमारा, दूसरे सिनेरियो में हमें नज़र आ रहा था जो वेरिएंस वाला सिनेरियो था, उसमें हमारे मॉडल ने बहुत अच्छा फिट कर लिया था, एक तरह से ओवर फिट कर लिया था, काफ़ी फ्लक्चुएटिंग किस्म का मॉडल था। तो उसमें भी हमें क्रॉस वैलिडेशन एरर हाई नज़र आएगा। लेकिन पहले केस में यानी बायस के केस में ट्रेनिंग एरर भी शायद हाई था, जबकि आपका जो वेरिएंस वाला केस है उसके अंदर ट्रेनिंग एरर इतना हाई नहीं था। ये बातें थोड़ी सी रिकॉल करने वाली बातें। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों कर्व्स को इस्तेमाल करते हुए, इन दोनों एरर प्लॉट्स को इस्तेमाल करते हुए हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि कोई एल्गोरिथम इस वक्त बायस। लेट्स गो बैक टू अवर एग्जांपल ऑफ प्रिडिक्टिंग प्राइस ऑफ अ हाउस गिवन इट्स साइज। ये हम लीनियर रिग्रेशन में इसी एग्जांपल को हम लेकर चल रहे थे। राइट साइड पर हमें ग्राफ नज़र आ रहा है जिसके अंदर हमें 5 डेटा पॉइंट्स गिवन है, ये हमारा ट्रेनिंग सेट है। और ये जो ट्रेनिंग सेट है इसके अंदर हम इस पर हम फिट करना चाह रहे हैं ये एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस। ये हमें नज़र आ रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, मसलन हमें ये स्ट्रेट लाइन मिल गई जो कि इस डेटा को फिट करती है। अब हो सकता है कि हमारे पास अभी जब 5 ट्रेनिंग एग्जांपल्स थी वो आहिस्ता आहिस्ता हमने ट्रेनिंग एग्जांपल्स बढ़ा ली, हमारे पास काफ़ी सारा डेटा बढ़ना शुरू हो गया। जब डेटा बढ़ता गया और उसकी शक्ल कुछ इस किस्म की निकल आई, तो हमने सोचा कि इसको भी कोशिश करते हैं कि फिट करें, यही हाइपोथेसिस फिट करने की कोशिश करें वंस अगेन, तो देखते हैं कि क्या हमारी आउटपुट आती है। तो हमें पता ही चलेगा कि तकरीबन वैसी ही लाइन, यानी चलें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई लाइन, लेकिन है वो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमारा हाइपोथेसिस ये है कि हमने स्ट्रेट लाइन फिट करनी है। तो हम स्ट्रेट लाइन फिट कर भी लेंगे तो हम एक और इसके बजाय कोई और स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, बट वो उस डेटा को फिट करती हुई लाइन ही होगी। इशू हमें शायद नज़र आ रहा है कि इस डेटा को सही फिट करना, इस डेटा को सही तरह से रिप्रेजेंट करने वाला हाइपोथेसिस शायद स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो कुछ इस किस्म का फंक्शन होगा जैसा मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये वाला फंक्शन शायद बेहतर फिट करता है इस डेटा को एज़ कम्पेयर टू दिस स्ट्रेट लाइन। लेकिन हमने क्योंकि सोचा कि हमने स्ट्रेट लाइन इस्तेमाल करनी है, तो वो तो चाहे ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स कम हो चाहे ज़्यादा हो, हमें स्ट्रेट लाइन तो इसी तरह की मिल रही होगी।
तो अभी हमने जो हमारा हाइपोथेसिस है वो इन स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। जो ब्लू में मैंने ड्रॉ किया, मैं कह रहा हूँ कि ये एक्चुअली ये शायद हो सकता था, लेकिन हमने ये अपना हाइपोथेसिस जो है वो लो डिग्री का पॉलिनोमियल रखा हुआ है। अगर हम अब अपने ये एरर्स ड्रॉ करें, जो हमारे क्रॉस वैलिडेशन एरर थे और दूसरा हमारा ट्रेनिंग एरर था, तो हमें नज़र आएगा कि जब डेटा साइज कम था तो उस वक्त भी हमारा क्रॉस वैलिडेशन एरर हाई ही होगा, क्योंकि असल में तो ये जो हम पर्टिकुलर हाइपोथेसिस फिट करने जा रहे हैं, ये हाइपोथेसिस इस डेटा के लिए सूटेबल है भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे डेटा का साइज रिड्यूस इंक्रीज कर रहा है, तो दे वुड बी पॉइंट जहाँ पर जिसके बाद हमारा क्रॉस वैलिडेशन एरर स्टेबल सा हो जाएगा। तो हमारा क्रॉस वैलिडेशन एरर कुछ इस किस्म की शक्ल रखता होगा। यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ एग्जांपल्स के बाद हमारा क्रॉस वैलिडेशन एरर स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद हमारा एरर उतना ही आ रहा होगा जितना पहले आ रहा था, तो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली वैसे एरर आ रहा होगा। और इसी डेटा पे अगर हम ट्रेनिंग एग्जांपल्स ट्रेनिंग एरर अपना प्लॉट करें, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स कम थी हमारा ट्रेनिंग एरर ज़्यादा था। नंबर ऑफ एग्जांपल्स बढ़ने के साथ हमारा ट्रेनिंग एरर वंस अगेन हम देखेंगे वो भी स्टेबल होने की तरफ जा रहा होगा। तो हमारा ये ट्रेन एरर नज़र आ रहा है इस केस के अंदर। हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे एग्जांपल्स बढ़ भी रही हैं, हमारा एरर चाहे स्टेबल हो रहा है, लेकिन हम एक्चुअल से बहुत दूर हैं। ये जो ब्लू में यहाँ पर डार्क ब्लू में जो हमें फंक्शन नज़र आ रहा है, ये हमारा एक्चुअल शायद या डिज़ायर्ड इस तरह का फंक्शन होना चाहिए था जो इस डेटा को फिट करता है, लेकिन हमने स्ट्रेट लाइन फिट की हुई है। तो इनका जो डिफरेंस है ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से हमारा ट्रेनिंग एरर ज़्यादा ही रहेगा। अब जैसे जैसे इस फंक्शन को मैं कह रहा हूँ अगर ऐसे प्लॉट कर रहा है या ऐसे इस तरह से जा रहा है आगे, तो अभी भी मेरा डिस्टेंस इस लाइन के साथ ज़्यादा ही है, तो मेरा ट्रेनिंग एरर हाई ही रहेगा। तो इसलिए मेरा ट्रेनिंग एरर इंक्रीज़ कर रहा है जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ एग्जांपल्स बढ़ा लूँ। यानी नंबर ऑफ एग्जांपल्स बढ़ाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये हमें नज़र आ रहा है इधर। अच्छा, जो ये केस हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये हाई बायस का केस है, जहाँ पर एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस ट्राई करना चाहिए था, लेकिन हमने बहुत ही सिंपल सा हाइपोथेसिस एक स्ट्रेट लाइन फिट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि हमारे दोनों के दोनों एरर्स, जो ये जो CV और जे ट्रेन जो ट्रेनिंग का और क्रॉस वैलिडेशन का एरर है, दोनों के दोनों एरर्स इसी रेंज के अंदर कहीं फॉल कर रहे हैं आफ्टर मेनी एग्जांपल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ट्रेनिंग। इसका मतलब है ये एक हाई वैल्यू है और एक हाई वैल्यू के ऊपर ये कहीं पड़े हुए हैं दोनों के दोनों, यानी ट्रेनिंग एरर और क्रॉस वैलिडेशन एरर दोनों के दोनों एरर्स हाई होंगे और एक दूसरे के करीब होंगे। तो ये इंडिकेट करेगा कि हमारा हाई बायस से सफ़र कर रहा है हमारा एल्गोरिथम। हाई बायस का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें ये भी पता चल गया कि अगर हम ट्रेनिंग एग्जांपल्स बढ़ा भी दें तो हमारा ये हाई बायस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो इफ़ एन एल्गोरिथम इज सफरिंग फ्रॉम हाई बायस, गेटिंग मोर ट्रेनिंग डेटा विल नॉट हेल्प मच। हमें कुछ और करना होगा, हमें शायद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस लेना होगा ताकि हम देखें कि इसको क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर फिट करती है। हम कम से कम डेटा अलग से कलेक्ट करना शुरू कर दें तो उससे हमें फ़ायदा नहीं होगा। तो आइए अब देखते हैं कि अगर वेरिएंस हाई वेरिएंस उसी एग्जांपल में जहाँ पे साइजेस गिवन थे और प्राइसेस हमें प्रेडिक्ट करनी थी, वहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि हमें इस वक्त डेटा की ये शक्ल मिली है। पहले यहाँ पर भी पहले की तरह हमने क्या किया है कि यहाँ पर 5 एग्जांपल्स इस्तेमाल किए हैं ट्रेनिंग के लिए और यहाँ पर ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा एग्जांपल्स इस्तेमाल किए निचले ग्राफ के अंदर। इस केस में हम एक बहुत हाई डिग्री का पॉलिनोमियल फिट करने जा रहे हैं, जो कि हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर जो मैंने अंडरलाइन किया ब्लू में, x⁻100 का। और ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जांपल हम फिट करने जा रहे हैं और हम विद रेगुलराइजेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने लैम्डा की वैल्यू भी काफ़ी कम रखी हुई है। हमें इन जो 100 थीटाज हैं हमारे पास, हमें नहीं पता कौन सा थीटा हमारी हेल्प करेगा कौन सा नहीं करेगा, तो हम रेगुलराइजेशन की हेल्प ले रहे हैं इस केस में, ताकि वो ऐसे थीटास को खुद से उनका मतलब कुछ पैरामीटर्स की खुद से मैग्नीट्यूड रिड्यूस करते हैं।
लेकिन हमने थीटा की लेमडा की वैल्यू ज़रा स्मॉल रखी हुई है, तो ये नहीं हो सकता कि हम बहुत ही सिंपलिस्टिक से हाइपोथेसिस पर दोबारा पहुंच जाएं या इस स्ट्रेट लाइन की तरफ दोबारा पहुंच जाएं, इसका चांस नहीं है। तो सपोज हमने एक हाइपोथेसिस फिट किया, वो कुछ इस किस्म का नज़र आया हमें कि ये हाइपोथेसिस बड़ा अच्छा फिट हो रहा है इन 5 ट्रेनिंग एग्जांपल्स के ऊपर। दूसरा केस देखते हैं जहाँ पर हमारे पास ट्रेनिंग एग्जांपल ज़रा ज़्यादा हैं। हमने जब आज की डिस्कशन शुरू की थी तो उसमें हमने देखा ये था कि जैसे जैसे ट्रेनिंग एग्जांपल्स का नंबर बढ़ता है वैसे ही हमारे हाइपोथेसिस के लिए या फंक्शन को फिट करना मुश्किल होता जा रहा होता है। ये दूसरा केस जो है, इसमें सपोज ये फंक्शन हमें मिला, इसमें हमें नज़र आ रहा है कि कुछ एग्जांपल शायद बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर नहीं की गई हैं, बट स्टिल पूरी कोशिश की है एल्गोरिथम ने कि वो तमाम की तमाम एग्जांपल्स को फिट करें। पूरी कोशिश करने के बाद कुछ एरर फिर भी नज़र आ रहा है हमें, लेकिन ये एरर को बहुत ज़्यादा नज़र, ये बहुत बड़ा एरर नहीं लग रहा, काफ़ी करीब से हमारा हाइपोथेसिस गुजर रहा है। तो आइए प्लॉट करते हैं अपना क्रॉस वैलिडेशन एरर और अपना ट्रेनिंग एरर। हमारा ट्रेनिंग एरर कुछ इस किस्म का होगा। ऐसा क्यों है? जैसे मैंने कहा कि नंबर ऑफ एग्जांपल्स इंक्रीज हो जाएंगी तो उनको एग्जैक्टली फिट करना मुश्किल होता रहेगा, कम एग्जांपल के साथ एग्जैक्टली फिट करना आसान होगा, इसलिए शुरू में ये एरर ज़रा कम है और जैसे जैसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स इंक्रीज करेंगे हमारा ये एरर बढ़ता जा रहा है। हमारा क्रॉस वैलिडेशन एरर भी शुरू में जब हमारा ट्रेनिंग एरर कम था, मॉडल में जनरलाइज करने की कैपेबिलिटी लो थी क्योंकि हमने एग्जांपल्स को बहुत अच्छा फिट किया हुआ था। ये वाला केस अगर हम देखें, जैसे जैसे ट्रेनिंग एग्जांपल्स बड़ी मॉडल के लिए फिट करना मुश्किल हुआ तो अब मॉडल जो है वो जनरलाइज करने की कैपेबिलिटी रखना शुरू हो गया और हमारा JCV पहले की निस्बत कम आ रहा है। तो यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि इन दोनों के बीच में गैप काफ़ी होगा। तो हमारा एल्गोरिदम अगर इस तरह से चल रहा है कि ट्रेनिंग एरर हमारा इंक्रीज करता जा रहा है लेकिन क्रॉस वैलिडेशन एरर डिक्रीज कर रहा है, ये केस हमने देखा था हाई बाइस के साथ भी यही सिनेरियो था, लेकिन वहाँ पर ये दोनों वैल्यूज बहुत करीब आ गई थी, क्रॉस वैलिडेशन एरर और ट्रेनिंग एरर बहुत करीब थे। और दूसरी बात ये थी कि दोनों की वैल्यू हाई थी, तो वो तो बाइस का केस था। यहाँ पर वेरिएंस हमें पता चलेगी अगर हमारा क्रॉस वैलिडेशन एरर और ट्रेनिंग एरर आपस में एक दूसरे से इनकी वैल्यूज बहुत दूर हों। इसका मतलब है कि ट्रेनिंग एरर किसी हद तक कम है, क्योंकि वो कम क्यों है? क्योंकि हमारा मॉडल बहुत अच्छा फिट करने की कोशिश कर रहा है, सॉर्ट ऑफ ओवर फिट करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से ट्रेनिंग एरर बहुत रिड्यूस्ड है, बहुत ही कम रह जाएगा। हम अगर अपने मॉडल को ये फिटिंग ये यानी डेटा पे फिट करने की कैपेबिलिटी या जो उसकी टेंडेंसी टू फिट डेटा है वो उसकी कम करते जाएं, यानी उसके लिए काम मुश्किल करते जाएं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने मॉडल की जनरलाइजेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। ये हम कैसे उसके लिए काम मुश्किल करेंगे? हम ये काम इस तरह से मुश्किल कर सकते हैं कि हम ट्रेनिंग एग्जांपल्स बढ़ा दें। जिस जैसे जैसे हम ट्रेनिंग एग्जांपल्स बढ़ाएंगे मॉडल के लिए हर एक ट्रेनिंग एग्जांपल को फिट करना मुश्किल होता जाएगा। इसी चीज़ को अगर अपने ग्राफ पे प्लॉट करके देखें, ये जो हमारा ग्राफ लेफ्ट साइड पे बना हुआ है जिसमें हम एरर को प्लॉट करें वर्सेस ट्रेनिंग सेट साइज, उसमें हमें नोटिस करने वाली जो चीज़ है वो ये है कि हमारा जे ट्रेन ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका ट्रेंड थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, और क्रॉस वेलिडेशन एरर थोड़ा सा नीचे की तरफ इसका ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है कि ये ऐसा ऐसा रिड्यूस हो रहा है और ये ऐसा ऐसा इंक्रीज कर रहा है। हम इसी ग्राफ को अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करें, एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं, तो हमें क्या नज़र आएगा? हमें लगेगा कि ये दोनों एरर्स आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आते जा रहे होंगे। जब ये एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर नंबर ऑफ एग्जांपल्स बढ़ा लेने से फ़ायदा हो रहा है। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ एग्जांपल्स बढ़ाएंगे हमारे ये दोनों एरर्स एक दूसरे के करीब आएंगे और हमारा इवेंचुअली जो हमारा एरर होगा वो भी अगर आप देखें तो रिड्यूस होना शुरू होगा, पहले की निस्बत कम होना शुरू हो जाएगा हमारा क्रॉस वैलिडेशन एरर। यही ट्रेंड हमारा
जो जे टेस्ट है वो भी यही ट्रेंड फॉलो कर रहा होगा जो हमारा क्रॉस वैलिडेशन फॉलो कर रहा है। जे टेस्ट के लिए भी वाली बात ट्रू है। सो हमें यहाँ पर हमने जो सीखा वो ये सीखा कि अगर एक लर्निंग एल्गोरिथम हाई वेरिएंस का शिकार है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग डेटा कलेक्ट करें, और जितना हम ट्रेनिंग डेटा कलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से हमारे एल्गोरिथम के लिए ओवरफिट करना मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा, और इवेंचुअली हमारी जनरलाइज करने की कैपेबिलिटी, एल्गोरिथम की जनरलाइज करने की कैपेबिलिटी बेहतर होगी, और हमारा क्रॉस रिडक्शन एरर या टेस्ट एरर रिडक्शन की तरफ जा रहा होगा, रिड्यूस होता जा रहा होगा। तो अब जरा समराइज कर लेते हैं सबकी सब बातें। अभी जो हमारी एग्जांपल है यही हाउसिंग प्राइस प्रेडिक्ट करने वाली एग्जांपल, इसमें सपोज कर लेते हैं कि हमने रेगुलराइज्ड लीनियर रिग्रेशन इम्प्लीमेंट की थी, लेकिन जब हमने हाइपोथेसिस टेस्ट किया तो यानी अननोन या अनसीन डेटा के ऊपर, तो हमें पता ही चला कि इसने काफ़ी सारे एरर्स किए हैं, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लेकिन वो एरर्स किए हैं उसने, और वो इतने बड़े बड़े एरर्स हैं कि हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें। ये बात हमने इससे पहले भी देख ली, एक मतलब देखी हुई है कि हम क्या क्या कर सकते हैं इस पॉइंट पर। हम इस पॉइंट पर अपनी ट्रेनिंग एग्जांपल्स का नंबर बढ़ा सकते हैं, हम इस पॉइंट पर अपने फीचर्स को और उनमें से कुछ सबसेट इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ फीचर्स को इग्नोर कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि हम नए फीचर्स कलेक्ट करना शुरू कर दें, या हम पॉलिनॉमियल फीचर्स इस्तेमाल करने शुरू कर दें, यानी जो फीचर हमें नोन है, फॉर एग्जांपल साइज नोन है, अब साइज का साइज स्क्वायर लेना शुरू कर दें, इस तरह की चीज़ें। नंबर ऑफ बेडरूम्स नोन है तो बेडरूम्स के साथ कुछ हम साइज को जोड़ना शुरू कर दें, या हम रेगुलराइजेशन पैरामीटर की वैल्यू डिक्रीज करें, ये एक तरीका हो सकता है, या उस वैल्यू को इंक्रीज कर दें ताकि हम मोर सिंपल हाइपोथेसिस की तरफ जा सकें। तो ये 6 तरीके हमने एक मतलब देखे थे, एक बार डिस्कस कर चुके हैं पहले कि हमारे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब जरा देखते हैं कि इसका इनका इम्पैक्ट क्या आता है। अगर हम ज़्यादा ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स कलेक्ट करने की कोशिश करें तो इसमें हमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। इससे क्या होगा, इससे हमारा वेरियंस का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो सकता है। हमने अभी देखा कि हमारा वेरियंस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बायस के केस में हमें ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स बढ़ा लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये काम हमें तब करना चाहिए जब हमने एनालिसिस किया अपने एल्गोरिथम का और हमें पता चला कि ये तो हाई वेरियंस से सफ़र कर रहा है एल्गोरिथम। अगर ऐसा केस है तो अब हम थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं इन गेटिंग मोर ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स मजीद लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिमिलरली अगर हम अपने फीचर्स रिड्यूस करें, इससे भी क्या होगा, इससे भी हमारा हाई वेरियंस का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर हमारा एल्गोरिथम हाई वेरियंस से सफ़र कर रहा है तो हम अपने फीचर्स रिड्यूस करने की तरफ जा सकते हैं। और अगर हम एडिशनल फीचर्स कलेक्ट करना चाह रहे हैं, इसका मतलब है वंस अगेन हम टाइम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इन कलेक्टिंग डेटा, तो ये काम हमें कब करना चाहिए, जब हमारा एल्गोरिथम बायस से सफ़र कर रहा हो। अगर हमारे पास बायस ज़्यादा है तो उसका मतलब ये लगता है कि हमारा इस वक्त जो हाइपोथेसिस है वो सिंपल हाइपोथेसिस है, जबकि डेटा के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कैप्चर नहीं की कर पा रहा है ये वाला हाइपोथेसिस। तो या तो हमें सही समझ नहीं है, हमें मज़ीद फीचर्स चाहिए होंगे, ये वाले फीचर्स इनफ नहीं है इस डेटा को फिट करने के लिए, या हमें अपने जो अवेलेबल फीचर्स हैं अगर हम नए एडिशनल फीचर्स कलेक्ट नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है या पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एग्जिस्टिंग फीचर्स के कॉम्बिनेशंस जो है उनको पॉलिनॉमियल फीचर्स बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाई बायस के केस में हम इन दो में से कोई काम करेंगे, आइदर वी वुड कलेक्ट एडिशनल फीचर्स, एंड इफ दैट इज़ नॉट पॉसिबल तो हम पॉलिनॉमियल फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्योंकि रेगुलराइजेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं इस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, तो हमारे पास ये वाले ऑप्शंस भी मौजूद हैं कि हम लेमडा की वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज करें। अगर हम लेमडा की वैल्यू डिक्रीज करें तब भी हमारा हाई बायस का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। यानी हम अगर लेमडा की वैल्यू वेरी हाई हो तो उससे क्या होता था, उससे होता ये था कि हमारा हाइपोथेसिस सिंपल हो जाता था। अब अगर हम लेमडा की वैल्यू डिक्रीज कर देंगे तब हमारा हाइपोथेसिस इतना सिंपल नहीं रहेगा। हमारा प्रॉब्लम क्या आ रहा था हाई बायस में प्रॉब्लम ये आ रहा था कि डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस मांग रहा है और हमने बहुत ही सिंपल सा हाइपोथेसिस फिट किया हुआ है उसके ऊपर। तो लेमडा की वैल्यू डिक्रीज करने से
हम क्या कर सकते हैं, हमारा हाइपोथेसिस इतना सिंपल नहीं रहेगा, वो किसी हद तक कॉम्प्लेक्सिटी रखता ही होगा, तो वो बायस का प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। हम एक चॉइस हमारे पास क्या है कि वी कैन इंक्रीज वैल्यू ऑफ लेमडा। इस केस में हम कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस से सिंपल हाइपोथेसिस की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो ये वाला जो केस है ये हैंडल करेगा वेरिएंस को। वेरिएंस में आपको याद होगा कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है वो वाला फंक्शन, तो हम उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं वो ज़रा सा स्मूथ रहे। तो उसमें हम लेमडा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो हमारे काफ़ी सारे थीटास जो हैं वो ज़ीरो के करीब पहुंच जाएंगे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो पैरामीटर्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन कम होती जाएगी। जब उनकी कंट्रीब्यूशन कम होती जाएगी तो हमारा एल्गोरिथम उसके अंदर से वेरियंस का प्रॉब्लम हमें ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा हो। तो ये जो 6 काम हम कर सकते हैं यहाँ पे, हमारे पास जो 6 चॉइसेस थी वो हमें पता चल गया कि कौन सी चॉइस किस केस में इस्तेमाल की जा सकती है। कुछ चॉइसेस वेरिएंस में इस्तेमाल की जा रही हैं, जैसे कि चॉइस 1, चॉइस 2 एंड द लास्ट चॉइस, द 6th चॉइस। और कुछ चॉइसेस तब इस्तेमाल की जा सकती हैं जब हमारा एल्गोरिथम बायस से सफ़र कर रहा हो, जैसे कि चॉइस नंबर 3, 4 एंड 5। तो इससे हमें पता ही चला कि ये जो लर्निंग कर्व्स थी इनका इस्तेमाल आना बहुत ज़रूरी है। जितनी हमें अच्छी इस्तेमाल करनी आएंगी उतना हम अपने एल्गोरिथम के बारे में डायग्नोस कर सकते हैं कि ये किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। और अगर हमें ये पता चल जाए कि किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है तो अब हम इनमें से कोई एक रेमेडी इस्तेमाल करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं।